नमस्कार। ये सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू है जफ़र जी के साथ हमारा। आशा करती हूँ कि आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। अब थोड़े से और तीखे सवाल जफ़र जी से। भारत में तालिबान को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, आप कितनी भी जस्टिफिकेशन दें। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने अब चाहे डिनाई कर दिया हो कि जिन्होंने बोला है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, ये कह के इंसान निकल जाता है। क्योंकि ये बीजेपी पे भी इल्ज़ाम आता है या हिंदूज पे भी इल्ज़ाम आता है कि पार्टी भी कह देती है या कोई संस्था भी कह देती है कि ये इनका पर्सनल व्यू, ये हमारा व्यू नहीं है। ये आजकल एक नया नॉर्म बन गया है। और मुनव्वर राना को सुना आज आपने? मुनव्वर राना जी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं कि उन्होंने तालिबान को वाल्मीकि जी के साथ कंपेयर कर दिया और बोला है कि आपके जो वाल्मीकि है वो भी तो डाकू था, तो अगर बाद में सुधर गया तो तालिबान भी इतने लोगों को मारा है तो क्या हो गया, बाद में वो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ इन्हीं लाइन में। बुरा नहीं है तालिबान। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये हेल्प करेगा कल बीजेपी को? क्योंकि पोलराइजेशन का इल्ज़ाम लगता है बीजेपी पे, और ये तालिबान का की तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना और उनको प्रोटेक्ट करना और उनके एक्शंस को जस्टिफाई करना और कहना कि अभी जो बर्बादी हो रही है उसको आप सह लीजिए, इसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि वो लोग, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो वायदे किए हैं वो उसको पूरा करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये पोलराइजेशन हो गया है यूपी के? क्योंकि ये सारे लोग यूपी के हैं जिन्होंने बोला है, और यूपी का फिर पोलराइजेशन का इल्ज़ाम बीजेपी पे आता है। देखिए, ये जो 2-3 नाम आपने दिए, मैं बिल्कुल, एक तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनकी फॉलोइंग है बहुत। नहीं है फॉलोइंग। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये जो नाम लिए, इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहली बात तो वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का ये व्यू नहीं है बिल्कुल, एंड आई नो दिस। पर्सनल लॉ बोर्ड ये सब चीज़ों में व्यू ही नहीं लेता। दूसरा, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो तालिबान जो है ना, वो हिंदुस्तान के जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको कोई गिनते भी नहीं है। वो जो जो नाम लिए उनकी कोई उनके आगे हैसियत भी नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जो तालिबान के साथ ताल्लुक है उनका, जो उनको सही बात बताते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें लगता है कि वो उनकी बातें हैं। अभी तक उन्होंने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान के जो नुमाया इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनका इनसे ताल्लुक है, अभी भी उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, खामोश हैं। तो हिंदुस्तान के स्कॉलर्स को या सोका इनको क्या चट्टी पड़ी है इतना ज्यादा? तो अब आप देखिए, हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं। अब 22 करोड़ में आपने नाम मुझे कितने गिनाए? अब ये इनकी कोई फॉलोइंग नहीं, आप जर्नलिस्ट को भी देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन चंद, पर आप उनकी नहीं देखिए, पर चंद लोगों का कहने पे आप ये नहीं बता रहा हूं कि लोग पढ़ते हैं, लोग इफेक्ट होते हैं इससे, तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी का नाम खराब होता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, वो देखिए बहुत आगे है इनसे। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो, पहली बात तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी बोलती है कि यार हमारा क्या लेना देना है तालिबान से, अगर तालिबान हुकूमत में आए तो क्या, नहीं है तो क्या, हमारा क्या। पर ये जफर जी आप कह रहे हैं जमीन पर, नहीं, जमीन पे, मैं जमीन की बात, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं जो जमीन पे मुसलमान है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बोलता है भाई मेरे को रोजी रोटी है, मेरे को कमाने का है, मेरे को है, और वो अब है ना, ये इस तरह की बातों में नहीं आ रहा है। एक दो जो लोग हैं वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ों से पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बनेगी अब मुसलमानों में। मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, मुसलमान अब रियल इश्यूज चाहता है। पर आपको लगता है जो एसपी के एक नेता ने बोला, जो एमपी भी हैं, वो अगर वो नहीं बोलते, अगर ये चीज़ उनको पता है कि मुसलमान इससे खुश नहीं होते? वो देखिए, वो मेरे सामने 2 मरतबा आए टीवी पे, और मैंने उनको बराबर लताड़ा है। और मैंने उनको एक बार तो कहा कि यार आप बूढ़े हो, आप बुजुर्ग हो, मैं क्या आपको बोलूँ। वो कुछ कोविड की वैक्सीन के ऊपर भी कुछ बोले थे, तब मुझे कहना पड़ा उनको। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुसलमान जो है ना, अब जैसे आपने समाजवादी पार्टी की बात कही, अब मुसलमान यूपी का बिल्कुल समझता है कि समाजवादी पार्टी हो या दो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हो, उनको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए उनको। तो अखिलेश ने भी अपने एमपी का ये स्टेटमेंट था, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबने साथ लिया। ना, वो तो मुसलमानों की मुसीबत में भी कहाँ कुछ बोलते हैं।
वो तो कहाँ मुसलमानों की मुसीबत में भी कहाँ बोलते हैं। आप मुझे बताइए ना, उनके साथ कौन मुसलमान साथ में है, ज़रा बता दीजिए। वो अपने सफ़र में इधर उधर जो जाते हैं, राहुल गांधी साहब मुझे बताइए कि उनके साथ कौन सा मुसलमान है साथ में जब जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सब जो है ना, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। तो अब जो है यूपी का मुसलमान वो ये देखता है कि भाई ये अच्छा है कि हमने ठेका लिया है, यानी योगी को हटाने के लिए या बीजेपी से लड़ाई करने के लिए हमने ठेका लिया है। भाई हमने ठेका नहीं लिया है, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हमको मत लाओ इसमें। तो अब मुसलमान ये सोचता है कि ठीक है ना भाई, योगी की 5 साल की हुकूमत में कौन सा नुकसान हो गया हमारे को, क्या हुआ है। और ऐसा इनके पहले जिनकी हुकूमत थी उन्होंने कौन सा हमको भाई टाटा बिरला बना दिया था, या कौन सा हमको 7th एवेन्यू 5th एवेन्यू की गलियां दे दी थी। क्योंकि तो मुसलमान जो है ना अब बहुत समझदार हो गया है, वो अब इन बातों में नहीं आएगा, वो अब रियल इश्यूज में देखेगा। अब क्योंकि मैं थोड़े से जो कढ़ाई वाले होते हैं, जो मशीन कढ़ाई वाले और ये टेलर्स होते हैं, उनके साथ मैं एक जगह 53 लोग थे एक फैक्ट्री में। तो मैं उनसे बात कर रही थी जिन दिनों कोविड खत्म हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि योगी जी ने तो हमारे दरवाज़ों पे खड़का के बोला है कि गैस चाहिए, मतलब सिलेंडर चाहिए, चावल चाहिए, कहता है हमें इतनी सहूलियत दी है। और ये सब उन्होंने बहुत योगी जी की तारीफ़ करी कि एक कारीगर ने मुझे बोला आप मुझे बस गाज़ियाबाद बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद तो योगी जी मुझे मेरे घर पहुंचा ही देंगे, रास्ते में खाना भी मिल जाएगा बच्चों को। मैं वरिड थी कि लॉकडाउन है, आपको क्या होगा, कहते नहीं योगी जी दे देंगे। पर अभी 10-15 दिन पहले मैं उनके पास दोबारा गई तो वो योगी जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप वो सब भूल गए, कहते नहीं पर फला ने ये कमेंट दिया मुसलमान के लिए। मैंने कहा पर योगी जी ने दिया क्या। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये इस चीज़ का फायदा कांग्रेस और एसपी बीएसपी ये सब उठाएंगे यूपी में, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो देखो ऐसा है ना कि देखिए मेरे को तो अभी कोई ऐसा रिजेंटमेंट टुवर्ड्स योगी नहीं है। मैं अभी ट्रैवल करके आया यूपी में, कोई इवन हिंदू में भी जो भाई कोविड को लेके जो था, तो वो कोई ऐसा रिजेंटमेंट नहीं है कि योगी को हटाओ जैसा कहीं भी रिमोटली नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान जनरली आप ये आइसोलेटेड है। मैं एक लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करता हूँ, वो अपने काम से काम रखता है। अब भाई वो कारोबार, जैसे गुजरात में हम तो उनको कहते हैं कि भाई गुजरात में मुसलमान तय किया भाई हुकूमत करो, हमको अपना कारोबार करने दो। तो आप देखो कि गुजरात के अंदर 25 साल से बीजेपी है, मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुसलमान गुजरात का ये बोलता है इनको कि भाई देखो तुम्हें ने ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी पहुंचने वाली है, तो या तो गाड़ी में चढ़ जाओ या साइड में बैठ जाओ, सामने मत आओ, क्योंकि ये क्या करेंगे, इनकी लड़ाई तुम्हारे कंधे पे लड़ाना चाहते हैं। लड़ाई इनकी है, कंधा तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। जफर जी मुझे ऐसे लग रहा है ये क्योंकि आप एक अच्छे मुसलमान हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी खराब हैं, पर आप एक समझदार इज़ द राइट वर्ड फॉर यू, आप एक समझदार मुसलमान हैं और मे बी आप लोगों से मिल रहे हैं, वो आप उनको समझा रहे हैं या उनकी बात सुन रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ है जो एक रिसेंटमेंट है जो आप डिनाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप हम पानी नहीं डाल सकते। लेकिन वो कोई रिजेंटमेंट ऐसा नहीं है, यानी कोई बहुत, हाँ भाई ये जो कुछ किस्से होते हैं भाई, जैसे नाम बदल दिया वगैरह वगैरह, बट ये कोई बहुत, तो हम लोग ये कहते हैं मुसलमानों को कि देखो ये सब चीज़ों को छोड़ दो, रियल इश्यूज पे आओ। भाई तुम्हारी कमाई, तुम्हारी एजुकेशन, ये रियल इश्यूज हैं, इस पर बात करो। ये कांग्रेस का जो या समाजवादी वाला अगर आए, उसको बोलो सब बात छोड़, मेरे इलाके में स्कूल बना देता है, भाग जाएगा। भाई मेरे यहाँ स्कूल बना दो ना यार। तो हमको जो है ना, अब मुसलमान जैसे योगी साहब के यहाँ मदरसे हैं, मैं खुद गया था उनके पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मदरसा बोर्ड है हिंदुस्तान की 4-5 स्टेट में है, तो बोले नहीं मैं बंद नहीं करूँगा। हालांकि आसाम में उन्होंने कहा कि नहीं हम मदरसा जो बोर्ड है उसको बंद कर देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं बंद नहीं करूँगा, मैं इसको सक्षम करूँगा और मैं उसको मॉडर्नाइज करूँगा। तो उनकी थिंकिंग, और वो उन्होंने जो बहुत सारी स्कीम है जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, कि भाई टीचर टिफिन 3 चीज़ें थी कि वो देते थे, तो वो मदरसों में भी उनका जा रहा है। तो देखिए मुसलमानों को अब ये रियल इश्यूज जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है ना साइड में जो प्ले करती है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ये बात सच है कि मदरसों में पहले शौचालय नहीं थे सब मदरसों में, और अब मोदी जी के आने पे बने कि ये ऐसी? नहीं भाई, मदरसे किसी 2-3 किस्म के, एक तो प्राइवेट मदरसे हैं, वो जो है ना मुसलमानों के चंदे से चलते हैं, वो उसमें सारी फैसिलिटीज, उसमें सब फैसिलिटीज हैं। एक मदरसा बोर्ड, अब उसका हाल वही है जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल का है।
अच्छा। भाई म्यूनसिपालिटी स्कूल का हाल कैसा है? तो वही मदरसे बोर्ड के जो मदरसे हैं उसका है। तो जो म्यूनसिपालिटी स्कूल में टॉयलेट नहीं थे तो यहाँ भी नहीं थे, तो अभी इन्होंने बनवाए। तो चलिए फिर से पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही इंसान लग रहे हैं मुझे, जो सही व्यक्ति लग रहे हैं जो मुझे इन सब बातों का क्लियर जवाब देंगे। लोगों को व्यू सुनने चाहिए। फ्रांस ने ये बिल्कुल बोल दिया है कि किसी भी मॉस्क में, किसी भी मस्जिद में कोई भी एंटाई गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। वहाँ एक वर्शिप की प्लेस है, आप जाइए वहाँ अपनी प्रे कीजिए, नमाज पढ़िए और वापस आ जाइए। पर इंडिया में आप इस बात को डिनाई मत करिएगा, ना उस पर पानी डालिएगा, पॉलिश ना करिएगा। इंडिया में आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मस्जिदों में एंटाई गवर्नमेंट और बहुत सारी हिंदूज के अगेंस्ट या कोई बातें होती हैं, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए आप जैसे लर्नर्ड मुस्लिम्स क्यों नहीं कुछ करते? बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक मस्जिद बता दीजिए। अब मैं मस्जिद में नहीं, जा नहीं बिल्कुल सकती, नहीं, पर बिल्कुल नहीं, पर उसमें कुछ नहीं बोला जाता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सरकार के तो ये खिलाफ। अफवाहें, बिल्कुल अफवाहें, बिल्कुल। कोई मस्जिद नहीं बताती आपको कि किसको वोट करना है। एक मिनट, मस्जिद में तो गुनाह है ये बात करना, सिवाय नमाज के। बल्कि मस्जिद में तो ये हुक्म है कि एक आदमी सोया है और आप मस्जिद तो कुरान पढ़ने की जगह है ना, लेकिन आप अगर कोई आदमी सोया है मस्जिद में, मस्जिद सोने की जगह नहीं है। अगर कुरान पढ़ते हो तो आहिस्ता पढ़ो, उसकी नींद में खलल नहीं हो। तो मस्जिद में इस किस्म की बात करने का सवाल ही नहीं पैदा। तो यू मीन टू से कि मौलाना नहीं इन्फ्लुएंस करते किसको वोट देना है, कि किसको वोट देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप श्योरिटी से कहें? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं देखिए, तबलीग जमात है फॉर एग्जांपल, मुसलमानों की सबसे बड़ी जो जमात है, बहुत जिसका सबसे ज्यादा, वो या तो आसमान की बात करते हैं, जन्नत की, या जमीन के अंदर की बात करते हैं, कब्र की, बीच की बात ही नहीं करते। उनका स्टैंडर्ड है भाई ये सब, जिसको जिसको वोट देना है दो, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। मस्जिद के अंदर हाँ कोई एकाध कोई मस्जिद होती होगी, ठीक है, बट जनरली बिल्कुल नहीं। बल्कि अब तो मुसलमान जो है ना, अब आप देखिए ना, इमाम बुखारी साहब का आवाज आता है कहीं पर? पहले बहुत आता था ना। मुसलमानों ने बोला इमाम बुखारी साहब को कि भाई यार आप प्लीज नमाज पढ़ाओ, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है जी। तो मुसलमान जो है ना, देखिए मौलाना की बात कौन सी सुनता है रिलीजियस ड्यूटी में? अगर वो मौलाना पॉलिटिक्स का बोलेंगे ना, तो बोलेगा भाई बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपका काम नहीं है। तो मुसलमान जो है ना, वो अब इससे आप देखो ना, ये बंगाल के इलेक्शन में वो जो एक फुरफुरा शरीफ है, वो जो वहां का एक क्लरिक खड़ा हुआ था, वो मुश्किल से अपनी सीट जीता, बाकी सारी सीट में डिपॉजिट गई उसकी अपने इलाके में जी। हाँ, उसकी रिलीजियस गैदरिंग में लोग आते थे, लेकिन वोट उसको नहीं दिया। तो मुसलमान जो है ना, वो बियॉन्ड है ये सब चीजों के। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा सेकंड पार्ट समाप्त होता है। तो कंटिन्यू रहेगा ये हमारी वार्तालाप। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में।